गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस तरीके से अपन ने पिछली क्लास में क्या जाना था, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन योजना का, उसका विघटन जाना था। विघटन अपन ने बहुत सारे कल कारण जाने थे, विघटन कैसे कैसे हुआ, उसमें जनसंख्या में वृद्धि, आर्यों के कारण जाना था, कुछ अलग कारण भी जाने थे। जिस तरीके से अपन ने कल क्या टॉपिक पढ़ा था, हड़प्पा संस्कृति का सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पढ़ा था। सिंधु घाटी का पतन अपन ने कई कारण जाने थे, आर्यों के द्वारा जाना था, आर्यों ने उनका पतन किया था। फिर उसमें फिर में जाना था जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि हो जाना और अपने देश से दूसरे देश चले जाना, अन्य कारण जैसे बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण में कई पतन योजना के कारण है। क्योंकि उसमें हमें आर्य सभ्यता में क्या होता था, कुछ मनुष्य कुछ अस्थि पंजर मिले थे जो इस पर साफ थे। ये तो हमने नगर पतन योजना के बारे में कल जाना था। आज अपन जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम नया टॉपिक शुरू करना है, 5 यूनिट का। इसमें नाम है सिंधु घाटी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी। क्या नाम है? सिंधु घाटी। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की विज्ञान एवं टेक्निकों का, विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान एवं तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन। ये क्वेश्चन होगा इस तरीके का। क्या होगा? इस तरीके का ये क्वेश्चन होगा। यानी इसमें होता है, अभी तक हमने जाना था सिंपल ही जाना था कैसे कार्यों को करवाया जाना है, किसी सिंपल ग्रामीण चीजों के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के द्वारा अपन जाना था। आज हम जानेंगे कि हमारे इसमें कहने का मतलब हमारे इसमें किस तरीके से हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा संस्कृति का या साधक सभ्यता का। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके अंदर हम आगे लिखते चले जाएं। यहाँ कहने का मतलब सबसे पहले जानेंगे हड़प्पा संस्कृति में इंजीनियरिंग। सबसे पहले क्या है? अब हम यहाँ क्या बात हो रही है? विज्ञान एवं टेक्निक, यानी इसका हड़प्पा संस्कृति में साइंस के बारे में, साइंस के द्वारा भी इसको कैसे डेवलप किया गया। जिस तरीके से उसमें पूजा के बारे में बताया था, आर्यों ने अपना वर्चस्व जमाया था क्योंकि खुदाई में कई तरीके के अवशेष मिले। ठीक इसी तरीके से इसमें जाने सबसे पहले विज्ञान और टेक्निक, इसमें आने सिंधु घाटी सभ्यता में साइंस, क्योंकि हमने बोला कि कोई भी चीज बनी है वो अकेले नहीं बनी, किसी न किसी का, एक दूसरे का मिलान, एक दूसरे के सहयोग से ही सारी चीजें बनी है। यानी एक अकेला, जैसे कोई एक मैनेजमेंट भी तो अकेला कार्य नहीं करता, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूरी होता सारे कार्यों की जगह। अब इसमें जानेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे? सबसे पहले इसमें जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विज्ञान और टेक्निकों का संशोधन। विज्ञान सबसे पहले इसमें जानेंगे सिविल क्या जानेंगे? सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। क्या जानेंगे? सिविल इंजीनियरों के क्षेत्र में। सिविल इंजीनियर के क्षेत्र में। अब इसमें हम जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में, क्या जाने सिंधु घाटी की सभ्यता में किस तरीके से विज्ञान और टेक्निक का यूज, विज्ञान मतलब साइंस, टेक्निक मतलब प्रौद्योगिकी, यानी किस तरीके से इसको संक्षिप्त सिंधु घाटी की सभ्यता में साइंस का यूज किया है और नई नई टेक्नोलॉजी का इसको कैसे इसको साइंस की श्रेणी में रखा और कैसे इसमें प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। अब सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग में जानते हैं अपन जो टेक्निकल चीज है। अब ये होता है कि ताजुब नहीं होना, यानी हमें ऐसा अचंभा नहीं होना चाहिए। ताजुब मतलब ऐसा हमें यह नहीं जाने, हमें ऐसा हमें ताजुब नहीं होना चाहिए। ताजुब ऐसा नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए
कि यह जानकर कि सैंधव, क्योंकि हमने इसको क्या कहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण किन चीजों तीन चीजों से पढ़ा। इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, सैंधव सभ्यता, सैंधव्य सभ्यता। और तीसरा नाम इसका क्या, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हमें मालूम है इस सभ्यता का हड़प्पा कैसे इसका नाम है, क्योंकि इसको यहाँ सिंधु सभ्यता कहकर इसको क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता कहना। सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता को क्या कहना उचित समझा था, सैंधव सभ्यता कहना उचित समझा था, जो नेशनल टॉपिक का पढ़ना पहले पढ़ा। अब हमको ये कि हमें ऐसा ताजुब नहीं होना चाहिए कि उसको विज्ञान और टेक्निक का भी इसमें यूज किया गया। ऐसे बताया है कि ताजुब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा हमें प्रतीत नहीं होना चाहिए कि यह जानकर कि सैंधवों से सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अमूल्य धरोहर, अमूल्य मतलब उस अमूल्य धरोहर, हमें ऐसा जानकर हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि जानकर कि सैंधवों से, सैंधव्य यानी सिंधु घाटी का सैंधव्य मतलब जो हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि सैंधव्यों से सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमूल्य धरोहर, विरासत आदि चीजें हमें क्या मिली थी, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों से कई तरीके की विरासत मिली थी। अब बताएं वहां की चौड़ी चौड़ी सड़कें क्या थी, सड़कें, आज के हवाई जहाज, एक्सप्रेस वेज के लिए, एक्सप्रेस वेज के लिए क्या किया जाता है, एक्सप्रेस वेज के लिए प्रेरणा के स्रोत है। हमारे यहाँ कहने मतलब है जो कार्य हम नॉर्मल करते थे, आप इसमें बताया कुछ टेक्निकों के माध्यम से क्या कर रहा है, इसमें कई तरीके के अमूल्य धरोहर, और अमूल्य धरोहर हमें क्या मिली थी, इसमें विशाल विरासत में मिली थी, विरासत में मिली थी, क्या मिली थी, इसमें अमूल्य विरासत हमें धरोहर मिली थी, क्योंकि इसमें बताया वहां की चौड़ी चौड़ी सड़कें आज के हाईवे व एक्सप्रेस के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। यानी कहने वाले कई तरीके जैसे कि जो टेक्नोलॉजी के संबंधित क्षेत्र में भी सिंधु सभ्यता का महत्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता में टेक्निक का भी एक महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि उसके माध्यम से हमें क्या मिली थी, सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र के माध्यम अमूल्य धरोहर की हमें से प्राप्त हुई थी। अब इसमें क्या होता है, इनकी बड़ी बड़ी चौड़ी जगह, अब हमने पढ़ा था कल 11 मीटर की सड़कें होती थी, और इसमें सब जिसकी व्यवस्था कराई गई थी, मोहनजोदड़ो के नगर योजना में पड़ी थी, यानी कैसा उसका नगर था, कैसा कार्य था। ठीक इसी तरीके से बताया है कि वहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें आज के हाईवे व एक्सप्रेस वे के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गई, यानी प्रेरणा का एक माध्यम बन गई थी। अब इसमें बताया इसके अलावा उस समय की सड़कों को उस समय के क्षेत्र में क्या वातानुकूलन मतलब होता एक अनुकूलन, वातानुकूलन प्रभावशाली होना बदलाया, तो उसको बदलने एक कहने का मतलब एक्यूरेट वो उपयोगी है। अनुकूलन के जैसे जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है उस तरीके का माहौल में हम ढल जाते हैं, एक क्षेत्र भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह अवधारणा एक क्या हो जाएगी, अतुलनीय, एक अतुलनीय विरासत हो जाएगी। अतुलनीय विरासत होने के कारण इसमें समृद्ध किया जाए, इसमें समृद्ध यदि ऐसे सारे कार्य हमें मिलेंगे तो ये सभ्यता क्या जाएगी, विकसित हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी। और ये जो इसमें अपार वहन आज के यानी जो अपार वहन कहने का मतलब इसमें कुछ वाहन यानी इसमें बोलने का मतलब इसमें समृद्ध किया जाना भी टेक्निक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कई तरीके की सिंधु घाटी सभ्यता को और विकसित कर सकते हैं। और इसमें बताया कि समृद्ध किया क्योंकि वहां के अपवहन तंत्र मतलब इकोसिस्टम, तंत्र मतलब इकोसिस्टम आज के अपवहन तंत्र को सुनियोजित और सुव्यवस्थित बनाने के पर्याप्त
पर्याप्त मात्रा में अधिक होने चाहिए। वनन योजना की जैसे कि हमें टेक्निक के माध्यम से कार्य करना है तो वो सारे साधन रिसोर्स हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम कह रहे हैं इसमें कोई नहीं। आप हम कह सकते हैं क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में विज्ञान और टेक्निक के माध्यम से यानी विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी के द्वारा भी हम क्या कहते हैं इसमें कोई निसंदेह की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सैनिटरी इंजीनियरिंग के सिद्धांत में सैनिटरी मतलब होता है कहने का मतलब है सैनिटरी इंजीनियरिंग के सिद्धांत में भी इस सभ्यता से हमें कई तरीके की विरासत देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें होता है जिसमें व्यवहारिक वास्तुशास्त्र मतलब होता है वास्तुशास्त्र की बात भी की जाती है। वास्तुशास्त्र मतलब होता है जैसे कि हम किस दिशा में वास्तुशास्त्र होता है कि उसकी दिशा और डायरेक्शन रहता है, हम किस दिशा में अपने मकान जो मैप होते हैं जो अपने मकान को बनाते हैं उसमें किस तरीके से वास्तुशास्त्र यानी किस दिशा में आपको रहना है, कैसे रहना है, बैठना आदि तरीके से किस दिशा में अपने मैप को डिजाइन करना आदि चीजों के बारे में इसमें भी दर्शाया जाने के। वास्तुशास्त्र मीन्स होता है वास्तुशास्त्र होता है जैसे कि हम कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं उसका मुख यानी किस दिशा में डायरेक्शन में डिजाइन करती चार होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम किस दिशा किस मुंह यानी किस मुंह की ओर मतलब हम क्या करते हैं आज जिस वैसे वास्तुशास्त्र की बात की जाती है जैसे कि इसमें वास्तुशास्त्र की बात की जाती है ठीक उसी तरीके से सैदव सभ्यता ने अनजाने में क्या कर लिया था, अनजाने में ही से लागू कर रखा था। क्या गया अनजाने में यानी सारे कार्य उन्होंने क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या कहते हैं अनजाने में वो लागू कर रखे थे। यानी इस तरीके से हमने जाना कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता में विज्ञान और टेक्निक का यूज किया जाता है, कैसे कार्य कर सकते हो कैसे कार्य नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है यानी सिंधु घाटी की सभ्यता विज्ञान और टेक्निक कौशल के माध्यम से अमूल्य धरोहर प्राप्त हुई थी। अमूल्य धरोहर प्राप्त होने के कारण इसमें कई तरीके की हमें क्या मिली वहाँ कई तरीके की सड़कें या हाईवे एक्सप्रेस के लिए इसकी एक एक्सप्रेस से लेके अपनी थी। कहने का मतलब इसमें कई तरीके की सड़कें हाईवेज व एक्सप्रेस वेब पेज के लिए एक्सप्रेस वेज के लिए प्रेरणा के स्रोत कई तरीके के प्रेरणा उस समय कई तरीके के प्रेरणा के स्रोत देखने को मिले थे। जिस तरीके से हमने जाना था कि इसकी खुदाई के उत्खनन में कई तरीके के स्रोत प्राप्त होते, ठीक इसी तरीके से हमें इसमें बताया कई तरीके के हमें क्या मिले थे कई तरीके के हाईवे एक्सेस पेज के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हमें इसमें देखने को जिससे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बदला। अब ये हम ये कह सकते इसके अलावा उस समय की सड़कें क्या होती थी, पहले की सड़कें नगर योजना में हमने हड़प्पा में बताया इसकी सड़कें कैसी होती थी 11 मीटर लंबी होती थी और 426 मीटर चौड़ी होती थी। अब इसमें बताया जिस तरीके से इनकी सड़कों की बात की गई है कहने का मतलब है जिस यानी उस समय की सड़कों को वातानुकूलन प्रभावशाली बताना होता है। वातानुकूलन का मतलब उनको जाने जो सड़क होती है वो अच्छी होना चाहिए तभी हम उस पर कार्य अनुकूलन जिस तरीके का क्षेत्र होगा उस तरीके का माहौल में इंसान ढल जाता है। ठीक इसी तरीके से बताया कि वातानुकूलन प्रभावशाली होना चाहिए क्योंकि अरे जैसा एटमॉस्फेयर है आप इस तरीके से कार्यों को करें। ठीक इसी तरीके से बताया कि यदि ऐसा ना हो तो यह अवधारणा अतुलनीय यानी ऐसा एटमॉस्फेयर है जो धारणा की होगी तुलनीय होगी अनुचित तुलना नहीं। अब इसमें बताया क्योंकि इसमें बताया है कि इससे हम समृद्ध भी और समृद्ध भी किया जा सकता है। क्योंकि टेक्निक के माध्यम से इसको क्या किया सिंधु सभ्यता में विज्ञान और टेक्निकों का भी सम्मिश्रण बताया तो विज्ञान टेक्निक के माध्यम से भी सभ्यता को डेवलप किया गया और इसमें सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या कराया गया पर्याप्त मात्रा में कई यंत्र यानी कहने का मतलब है क्योंकि जो वातानुकूलन प्रभावशाली होना बतलाया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतीत होता है कि इसमें कुछ वाहन होते थे जो वाहन का जो इकोसिस्टम को सुनियोजित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें क्या कराया है अधिक मात्रा में स्रोत उपलब्ध कराएगा। क्योंकि इसे बताया है कि यदि
इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह मतलब कोई संदेह नहीं है कि सैनिटरी इंजीनियरिंग के सिद्धांतों में भी हमें क्या मिला है, सैनिटरी के सिद्धांतों के क्षेत्र में अभी हमें क्या मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहने वाला है, इसमें सैनिटरी इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को भी इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता की विरासत और विरासत मानी जानी चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता में सैनिटरी की भी धरोहर, सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या मिल रहा है, सैनिटरी के क्षेत्रों का भी, इसमें सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि व्यवहारिक वास्तुकला और इसमें हमें और विरासत में हमें क्या मिली है, सैनिटरी की चीजों की भी विरासत हमें धरोहर में मिली है। और आज हम देखें तो व्यवहारिक वास्तुशास्त्र ने बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यवहारिक वास्तुशास्त्र यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में ये बताया कि व्यवहारिक वास्तुशास्त्र की बात भी करी गई, वास्तुशास्त्र की बात भी करी, और उसे सैदव सभ्यता ने अनजाने में, और उसको क्या कर ले, सैदव सभ्यता में उसको अनजाने में यानी बिना देखे उसको अनजाने में उन सब चीजों को लागू कर दिया था इस तरीके। अब इसमें हम जानते हैं ऋग्वेद, अब इसमें कहते हैं ऋग्वेद क्या होता है, अब हमें मालूम ऋग्वेद, इसमें कुछ तरीके से जैसे आर्यन ऋग्वेद हमारा क्या सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद होने का इसमें क्या क्या लिखा है, कई तरीके श्लोक और सूक्तियां लिखे, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, क्योंकि इसमें क्योंकि ऋग्वेद की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के इतिहास को वैदिक युग के नाम से जाना था, क्योंकि ऋग्वेद क्या होता था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के इतिहास को वैदिक युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें ऋग्वेद क्योंकि प्राचीनतम वेद है, क्योंकि इसमें वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 वेद होते हैं। 4 वेद हमारे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला वेद होता था हमारा, सबसे पहला हमारा वेद कौन सा होता था, हमारा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा है अर्थवेद, और चौथा है यजुर्वेद। यानी हमारे 4 वेद। अब हमने क्या कहा, हमारे ऋग्वेद की शुरुआत कब से हुई, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व, यानी कब से हुई थी इसकी शुरुआत, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक क्या होती, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक क्या होती, 200 ईसा पूर्व तक क्या होती, हमारे 200 ईसा पूर्व तक के इतिहास को किसके नाम से जाना था, वैदिक काल या वैदिक इतिहास के नाम से जाना था, क्योंकि इसमें वेदों की संख्या कितनी थी, 4 थी हमारी कुल टोटल, कितनी थी हमें वेदों की संख्या, 4। अब इसमें बताया कि सबसे प्राचीनतम वेद क्या था, इन वेदों में प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद की शुरुआत कहाँ से होती, वैदिक काल, कहाँ से होती, ऋग्वेद का प्रारंभिक समय कहाँ से हुआ था, वैदिक काल। ऋग्वेद का प्रारंभिक काल कहाँ से हुआ था, वैदिक। कहाँ से हुआ था, वैदिक। कहाँ से शुरू हुआ था इसका काल, वैदिक काल से शुरू हुआ था, वैदिक काल से शुरू हुआ था, और वैदिक काल से शुरू होने का इसको प्रारंभिक, इसको क्या कहते थे, वैदिक काल से इसको यानी ऋग्वेद को हम प्रारंभिक क्या कहते थे, ऋग्वेद को हम प्रारंभिक युग या प्रारंभिक युग के नाम से जानते थे। क्या करते थे, इसे प्रारंभिक युग के नाम से जानते थे। प्रारंभिक युग के नाम से जानने के कारण इसमें क्या पूर्व वैदिक यानी इसको प्रारंभ यानी इसकी शुरुआत वैदिक काल से हुई थी, इसको प्रारंभिक वेद या पूर्व वैदिक काल कहा जाता था। इसमें शेष 3 क्या होता है, उत्तर यानी जो 3 जो वेद थे वो जो 3 इसमें हमने इसको क्या कहा था, इसमें हमने बताया इसको क्या था, इसमें हमने वैदिक यानी इसको क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती, वैदिक काल से शुरुआत हुई थी। और जो शेष 3 वेद थे उसमें किसकी बात कही गई थी, उत्तर वैदिक। जो शेष 3 थे उनमें किसकी बात कही गई थी, उत्तर वैदिक। इसमें क्या दूसरे में क्या बताया,
उत्तर वैदिक काल से रचित हुई थी। यानी 3 शेष थे जो उत्तर वैदिक काल से शुरू रहा। ये तो हमने जाना कि ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति होगा। अब इसमें ऋग्वेद की अब समझाने की सबसे पहले इसकी शुरुआत, ये सबसे प्राचीनतम वेद था। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेके कब तक हुई? 1500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व तक इसकी शुरुआत हुई थी। और इस इतिहास को वैदिक युग के नाम से, इसको क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से? वैदिक काल से। और इसको किसके नाम से जाना था? प्रारंभ। इसको किसके नाम से जाना? प्रारंभिक युग के नाम से भी जाना जाती है। आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट टिप्पणी आ सकती है कि ऋग्वेद को समझाइए। अब इसको क्या है, क्योंकि इसमें श्लोक, छंद आदि और सूक्तियों के बारे में बताया। इसमें कितने श्लोक है, कितने है, आगे मैं बताऊंगी आपको। अब इसमें बताया है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा तक के इतिहास को वैदिक युग के नाम है। ऋग्वेद को यदि आपको आज वैदिक युग को समझाए, वैदिक काल को, आपको को मैडम ने मुझे ऋग्वेद पढ़ाया। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या? ऋग्वेद इस कि इतिहास को वैदिक युग के नाम से जाना पाया जाता है। क्योंकि इसमें वेदों की संख्या कितनी है? इसमें वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। क्योंकि इसमें बताया कि ऋग्वेद एक प्रारंभिक है, यानी क्योंकि इसकी शुरुआत, क्योंकि इसको प्रारंभिक, क्योंकि इसको वैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी। वैदिक काल से शुरू होने के कारण ऋग्वेद एक पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। बाधा के शेष 3 वेद है, उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया। अब इसकी हम जानेंगे सामाजिक स्थिति। ऋग्वेद ग्रंथ में इसकी सामाजिक स्थिति का प्रारंभ क्या? पहले परिवार, फिर भोजन, वर्ग, जाति, वेद आदि के बारे में बताया। क्योंकि इसे हम ऋग्वेद कहते हैं। ये आज की क्लास में इतना ही काफी है। कल लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड क्लास का टाइम क्या है। थैंक यू स्टूडेंट। इस टॉपिक को आप कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।